Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today finally we shall be starting back with our class 11 legal studies. So unit 4 it is kind of a bottleneck unit. Although उस पूरी यूनिट के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है दैट इज जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो सिर्फ एक चैप्टर है इस पूरी यूनिट के अंदर, लेकिन ये एकदम बॉटलनेक टाइप का चैप्टर है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप पढ़ते हुए जा रहे हो, ठीक है। नॉर्मली चैप्टर्स है उनकी लेंथ काफी कम है, ठीक है, या फिर काफी ईजी से चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद में जब ये चैप्टर आता है तो एक तो कोर लॉज आ जाता है इसके अंदर। जब पहली बार ऐसा होगा जब आप कोर लॉज डिस्कस करोगे, ठीक है, जैसे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सिविल प्रोसीजर्स आर देयर, उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर देयर। तो सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉज है, बहुत ज्यादा हार्ड टू डिकोड लॉज भी है। अब अभी तक हम देखें तो आपका जो 12th का करिकुलम है, जो अब अगले साल आप 12th के अंदर जाओगे, देन यू विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच शुड बी टॉट इन ग्रेड 11 एंड दीज थिंग्स आर एडवांस टॉपिक्स एंड दे शुड बी टॉट इन ग्रेड 12, ठीक है। सो आई फील आई वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स दैट you all are facing a lot of difficulties and even I faced a lot of difficulties in preparing the notes and all these things, ठीक है, but still I will be doing it in 3 parts, ठीक है। काफी लेंथी चैप्टर है और अगर मैं इसको 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर दूं तो शायद वो कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पाएगा इस चैप्टर के साथ, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम 7 या 8 पेज आपके एनसीईआरटी की बुक को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर ये जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो introducing myself, I guess you know me already. I am Saurav Rajbiwal. I have been taking legal studies class 11 and class 12 since a long period of time, ठीक है, and I'm a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training, ठीक है, वो सिग्नेचर लाइन जो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले as we do with our NCERT chapters, हर बार हम यही करते हैं कि पहले contents of the lecture हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो we will start with the introduction part। इंट्रोडक्शन के बाद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन jurisdiction of the Supreme Court of India, Supreme Court and fundamental rights, how does Supreme Court act as a guardian of the Constitution, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स, उसके बाद में जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इंपार्शियलिटी, इसके अंदर थोड़ा बहुत हाई कोर्ट का भी मेंशन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी मेंशन आएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन्स यूज्ड बाय जुडिशरी, तो 3 डॉक्ट्रिन्स आर देयर, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एंड उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो आर्टिकल 13 से निकल के आता है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद में कुछ केस लॉज है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए वो डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, पीआईएल, फिर उसके बाद में 2 जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी दैट इज रिटन इन द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको शायद लगा होगा पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे और आज वाला जो अभी तक आप देख रहे हो, आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन डिजाइंस, ठीक है। तो आई हैव मेड इंफोग्राफिक्स ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैंने कुछ इंफोग्राफिक्स बनाए जो पूरा का पूरा डिपिक्ट करते हैं whatever is going on in the text, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है उसको डिपिक्ट करने के लिए इंफोग्राफिक्स वगैरह भी मैंने रेडी किया है, ठीक है। तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस और अ न्यू एक्सपीरियंस हु आर रीडिंग फ्रॉम मी और लर्निंग फ्रॉम मी सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वन मोर थिंग, आई विल हैव सम अनाउंसमेंट्स एंड अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज एज वेल, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होगी मेरे साइड से जो मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैराथन चैप्टर, तो यहाँ पे देखो हमने यूनिट 1 के चैप्टर 3 के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोर और लेस वही चीज डिस्कस हुई है कि जुडिशरी इज अ सेपरेट विंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इट इज वन ऑफ देम। इट वर्क्स सेपरेटली फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो एज पर द मॉन्टेस्क्यूज डॉक्ट्रिन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी वर्क्स सेपरेटली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। इट्स मेन ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट लॉज आर फॉलोड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्पेक्टेड। तो मेन ड्यूटी क्या रहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि जितने भी लॉज है हमारे देश के अंदर, भले ही वो बीएनएस हो, भले ही वो बीएनएसएस हो, सीपीसी हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, ठीक है, ये सारे के सारे कानून अच्छे से फॉलो होने चाहिए और उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट शुड बी रेस्पेक्टेड एंड नो गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में देखिए इंडिया फॉलोज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है जो मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ है। सो द जुडिशरी एक्ट्स एज एन
independent body that protects citizens whenever other branches go beyond their limits. तो जो जुडिशरी है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एज पर द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये चीज आप याद रख लेना. जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बॉडी कौन बनाता है? आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजंस राइट्स. ठीक है. जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिंस इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, द जुडिशरी बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. तो जिस तरीके का सिस्टम इंडिया के अंदर चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, तो यहां पे देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों क्लोजली निट है. ठीक है. ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव के बिना लेजिस्लेचर काम नहीं कर सकता और लेजिस्लेचर के बिना एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर सकता. एज इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he is the executive head of the country but he only works on the advice of the central government which is part of legislature. ठीक है. तो अगर ये दोनों विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कोई गड़बड़ कर देते हैं या फिर सिटीजंस के राइट्स को वायलेट करते हैं, देन द जुडिशरी कम्स इनटू प्ले. उसके बाद में इट इंश्योर्स दैट पीपल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज इट्स पावर्स. तो जुडिशरी मेक श्योर करता है कि लोगों की जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे और जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को मिसयूज ना करे. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स, the judiciary helps maintain fairness, equality and justice in the country. तो देखो, Supreme Court of India and the High Courts are adjudicating as well as interpreting authorities. Adjudicating का मतलब क्या होता है? They have to settle the disputes. जो भी disputes उनके पास आ रहा है उसको वो settle करते हैं. और साथ में जब हमें Constitution की true spirit को interpret करने में दिक्कत आती है, उस समय पे ये Constitution को या किसी भी law को interpret करने का भी काम करता है. ठीक है. और ये जो citizens के rights है, इनको protect करके सोसाइटी के अंदर fairness, equality और justice को प्रिवेल करवाना जुडिशरी का मेन काम है. ठीक है. आई गेस यू आर डन एंड डस्टेड विद इंट्रोडक्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द सेम डे, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है. ऑल्दो ये जो ग्रेड 12 वाली जो आपकी किताब है उसके फर्स्ट चैप्टर में आप 28 जनवरी पढ़ोगे और 11th की किताब के अंदर 26 जनवरी लिखा हुआ है. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट इज द सीन, यू शुड स्टिक बाय एनसीईआरटी ओनली. ठीक है. ज्यादा एनसीईआरटी के साथ ही स्टिक कर लेना. और ये 26 जनवरी 1950 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सेम डे ही एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश टाइम पे एक फेडरल कोर्ट चला करता था, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया आफ्टर द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद में जस्टिस एच.जे. कानिया, ही वाज द फर्स्ट सीजेआई. ठीक है. ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये चीज आप नोट कर लेना, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है. हु वाज द फर्स्ट सीजेआई ऑफ द कंट्री? तो ही इज जस्टिस एच.जे. कानिया. ठीक है. उसके बाद में देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 1 चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 8 जजेस थे, एक तो सीजेआई और 7 नॉर्मल जजेस. ठीक है. और जो पावर्स है इन जजेस के नंबर को बढ़ाने की, दैट वेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. बट इट ऑल्सो अलाउड पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर वेन एवर नेसेसरी. तो आज की डेट में पार्लियामेंट ने ओवर टाइम जजेस के नंबर को बढ़ाया, जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स बढ़ते गए. ठीक है. शुरुआत में तो मिनिस्ट्रीज भी कम थी, आज की डेट में मिनिस्ट्रीज कितनी ज्यादा हो गई. और इनिशियली जब हमने स्टेट्स वगैरह बनाए थे तो वो कोई 12 13 15 स्टेट्स हमारे पास थे. आज की डेट में स्टेट्स भी 28 है, लॉट ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो देयर. तो जो काम है सुप्रीम कोर्ट का वो बढ़ता गया और उस काम को टैकल करने के लिए आज के टाइम पे हमारे पास जो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है दैट इज 34 जजेस. ठीक है. 34 जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, 33 आर नॉर्मल एससी जजेस एंड 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद में टुडे कोर्ट हैंडल्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड या फिर एंटायर ग्लोब. ठीक है. तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, रिट पिटीशंस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जुडिशियल रिव्यू है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. और आपके ग्रेड 12 के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये बहुत सारे डिस्प्यूट्स और बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज को टैकल करता है और उसके अलावा इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जुरिसडिक्शन की अगर बात करें, जुरिसडिक्शन मतलब पावर्स. ठीक है. कि कौन कौन से केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है. जुरिसडिक्शन का मतलब यही है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट वर्क्स थ्रू स्मॉल बेंचेस ऑफ 2 और 3 जजेस. ठीक है. ये जनरली स्मॉल बेंचेस के थ्रू काम करते हैं. जैसे 34 जजेस है ना, उनमें 2 जजेस की बेंच बैठ गई किसी केस को सुनने के लिए, तो उसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं. 3 जजेस बैठते हैं तो उसको हम नॉर्मली 3 जजेस बेंच कहते हैं. और 5 या उससे ज्यादा जज अगर बैठते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं. ठीक है. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस बैठे थे, दैट वाज 13. ठीक है. अब यहां पे देखिए, लार्जर बेंचेस ऑफ 5 और मोर जजेस आर फॉर्म्ड
when important constitutional questions or differences of opinion arise, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट हैज 3 टाइप ऑफ jurisdiction। सबसे पहले है ओरिजिनल jurisdiction, appellate एंड एडवाइजरी jurisdiction, ठीक है। 3 तरीके के jurisdiction हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के है, ठीक है। पहला है ओरिजिनल jurisdiction। ओरिजिनल jurisdiction मतलब ये वो केसेस है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही जाएंगे, इंडिया में और किसी कोर्ट की पावर नहीं है इन केसेस को सुनने की, ठीक है। उसके बाद में वी हैव appellate jurisdiction। appellate jurisdiction मतलब अपील के थ्रू हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस ट्रांसफर हो रहा है। एंड फाइनली एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। वैसे तो और भी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आपके चैप्टर में मोर और लेस इतने दिए हुए, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये केसेस आएंगे तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन इंडियाज फेडरल सिस्टम एज वेल। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको भी मेंटेन करने के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर स्लाइड, सेम टॉपिक इज देयर। 2 और जुरिसडिक्शन हमें डिस्कस करने हैं। तो अगला जो है वो है अपीलेट जुरिसडिक्शन। इसकी एक आगे भी स्लाइड आएगी, ये बाद में भी डिस्कस हुआ इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें 2 जुरिसडिक्शन और डिस्कस करना है। तो पहला जो है दैट इज अपीलेट जुरिसडिक्शन। अपीलेट जुरिसडिक्शन इज बेसिकली कोई भी केस वो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, ठीक है। तो अंडर द अपीलेट जुरिसडिक्शन द कोर्ट हियर्स अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने अगर मान लो कोई केस डिसाइड किया और अगर कोई भी पार्टी उनके जजमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल केसेस भी जा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस भी जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी जा सकते हैं। इट ऑल्सो हैज स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 136 टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑफ द कंट्री। तो देखो एक चीज होती है जिसको हम SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, जो अपीलेट जुरिसडिक्शन का ही पार्ट है। SLP का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई भी केस किसी भी हाई कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल के अंदर चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक SLP लगा सकते हो कि हमें लगता है कि ये जो केस है ये मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और ये केस सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। अगर SLP एक्सेप्ट हो गई तो वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा, अदरवाइज जिस हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो वहां चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज द स्पेशल लीव पिटीशन। उसके बाद दिस गिव्स सुप्रीम कोर्ट अ वाइड सुपरवाइजिंग रोल ओवर ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि कोई भी केस या कोई भी लीगल इशू जिसके ऊपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो ही कैन बेसिकली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दे विल गिव लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अंडर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट अंडर आर्टिकल 143। इसका आर्टिकल आप याद रख लेना, ठीक है। 143 आर्टिकल है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहता है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टेक डिसीजंस ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स विद क्लैरिटी। तो देखो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट फाइनल साइन करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी इशू आ रहा है या फिर कोई भी ऐसे लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उनको क्लैरिटी के साथ सोल्व करने के लिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट या फिर यूनियन वर्सेस स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, ठीक है। अपीलेट जुरिसडिक्शन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और फाइनली एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दैट इज अगर प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। नाउ आई हैव गॉट सम अनाउंसमेंट्स एंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज एज वेल, ठीक है। आप लोग सारे के सारे ग्रेड 11 में हो एंड आई नो दैट लॉट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ठीक है। तो द थिंग इज दैट आई हैव बीन क्रिएटिंग क्लैट वीडियो सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। माय लीगल स्टडीज वीडियोस आर बूमिंग प्रीटी वेल, बट क्लैट के जो वीडियोस वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और देखो मेरी जो ताकत है वो तुम लीगल स्टडीज वाले बच्चे ही हो, ठीक है। अब लीगल स्टडीज इज नॉट फाइनेंशियली दैट मच वायबल। साथ में अगर आपको बताऊं, जब तक ये CUET के अंदर आता था बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट करते थे, बट CUET से हटने के बाद में आई गेस आई एम द ओनली पर्सन हु इज क्रिएटिंग मास लेवल वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई हैव क्रैक्ड क्लैट इन माय लाइफ। आई एम इक्वली इक्विप्ड टू ट्रेन यू फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। तो देखो मैंने ये करंट अफेयर्स की सीरीज प्लान करी थी जिसके अंदर आई विल कवर ऑल द नीश टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगस्त का, फिर उसके बाद में इकोनॉमी, उसके बाद में एनवायरमेंट, देन इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके बाद में फाइनली साइंस एंड टेक, ठीक है। तो मेरा ये विचार है अगर आप लोग या तो
इन वीडियोस को खुद देखो, आप ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगा तो क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप ट्राई करके देखो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह भी कर रहे हैं देन सजेस्ट देम, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का तो ये मेरा प्लान है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लॉ ऑफ थॉट्स। तो लॉ ऑफ थॉट्स की मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है, कॉन्सेप्ट वीडियोज है, कोई भी वीडियो 25-30 मिनट से लंबा नहीं है, ठीक है। 1.5x पे भी करके देखोगे आपका पूरा लॉ ऑफ थॉट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दीज वीडियोज आर देयर, लॉ ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर बनी हुई पड़ी है। देन आई हैव अ सेम थिंग फॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिटेल्ड प्लेलिस्ट आर देयर, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग, लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम के ऊपर भी मिसलेनियस लॉज तक मैंने, एनडीपीएस हो गया, आईटी एक्ट हो गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट हो गया, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है, ठीक है। एंड द फाइनल वन, जो कल जो क्लैट का पेपर हुआ था, 2 दिन पहले जो क्लैट का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा पूछी गई थी दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन टोटल 12 लेक्चर्स, ठीक है। 12 लेक्चर्स मैंने शूट किए, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, यूनियन, स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट गिव देम अ शॉट, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर ऑन माय चैनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप अ ईमेल टू मी एज वेल, ठीक है। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, ऑन डिमांड वीडियोस भी मैं क्रिएट कर सकता हूं, बट आई नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड फंडामेंटल राइट्स। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का काम भी करता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड अ पर्सन कैन फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32। एनी सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है। द कोर्ट कैन इशू 5 काइंड ऑफ रिट पिटिशंस, ठीक है। टोटल 5 तरीके की रिट पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। फर्स्ट वन इज हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू प्रेजेंट अ बॉडी। सपोज दैट सम पर्सन इज बीइंग डिटेन्ड, किसी भी इंसान को कहीं पे डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, भले ही पुलिस के द्वारा या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कराने के लिए हैबेस कॉर्पस नाम की रिट पिटिशन लगाई जाती है। इसका जो फुल फॉर्म, इसका जो मीनिंग है दैट इज टू प्रेजेंट अ बॉडी। देन वी हैव मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। यहां पे क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी पब्लिक ऑफिस ढंग से काम नहीं कर रही है तो आप उनको अपना काम ढंग से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट को अप्रोच करना है तो आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो आर्टिकल है 32, ठीक है। उसके बाद में प्रोहिबिशन और सर्शरी। ये तब लगता है जब देखो मान लो किसी ऐसे कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है उस केस को सुनने की, ठीक है। तो अगर मान लो केस ऑन गोइंग है तो प्रोहिबिशन लगेगा, और सर्शरी जब लगेगा जब उस केस का जजमेंट आ जाता है, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव को वारंटो। यहां पे क्या है कि इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई भी इंसान कोई पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी नौकरी कर रहा है जो वो डिजर्व नहीं करता, मतलब कोई फर्जी SC ST का सर्टिफिकेट लगा दिया या पर्सन विथ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा दिया जबकि वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, तो इस तरीके का अगर कोई सिनेरियो हो जाता है तो उस इंसान को अपनी पब्लिक ऑफिस से हटवाने के लिए यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन ऑफ को वारंटो, जिसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट व्हिच शोज हाउ सीरियसली द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 32 खुद फंडामेंटल राइट का पार्ट है एंड इट टॉक्स अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट होता है वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज अनदर मेजर फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव का एक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि भाई वो सही नहीं है तो दे कैन बेसिकली यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और उस चीज को वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन कैंसिल एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन और गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के अंदर विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद में अंडर आर्टिकल 141 द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो सारे कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, भले ही वो कोई ट्राइब्यूनल हो, भले ही वो कोई हाई कोर्ट हो, each and everywhere these decisions are binding, ठीक है। तो that's why Supreme Court is a very powerful body as it can do judicial review, judicial activism, fundamental rights को enforce कर सकता है, original jurisdiction is there, appellate, advisory, lot of jurisdictions are there. So Supreme Court is a very powerful court in itself, ठीक है। Now moving forward with the next thing that is appointment and removal of judges। तो देखो judges of the Supreme Court are appointed by the president, ठीक है। वैसे तो ये president के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बट एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है with the judges of the Supreme Court and the concerned High Court। अब आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये क्या कहता है, जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू एन इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो एक बहुत
मुश्किल इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर इम्पीचमेंट का जो मोशन है उसको पास करवाना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। तो दिस गिव्स अ सिक्योरिटी टू जजेस, ठीक है, और वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एंश्योर्स दैट जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड दैट दे रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कोई भी जज अगर सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट दे देता है तो उनको सिर्फ इसी वजह से हटाया नहीं जा सकता, ये मेक श्योर करता है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंटीग्रिटी या फिर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये मेक श्योर करता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो a person may be appointed as a Supreme Court judge if they are, तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द मस्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद में हैव बीन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, ठीक है, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रहना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 10 साल की प्रैक्टिस, या फिर राष्ट्रपति के नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब अ पर्सन हु हैज अ डीप नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये तो एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, ये तो होनी चाहिए, और उसके अलावा इन 3 में से कोई एक भी चलेगी, ठीक है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू अपॉइंट द जजेस, ठीक है, वैसे तो देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट द मेन डिसीजन इज बीइंग मेड बाय ए कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम जो है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर अपॉइंट करना है तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स किसको जज बनाना है, और वही चीज प्रेसिडेंट को करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो इनफ डिस्कशंस हम कर चुके हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट्स, तो इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट्स। इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट्स आज के डेट में? 25 आर देयर व्हिच फंक्शन एज द हाईएस्ट कोर्ट्स विद इन स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो वैसे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, बट कई जगह ऐसा नहीं है, जैसे पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन हाई कोर्ट है और वही यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के केसेस भी देखती है, ठीक है। उसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो अंडमान एंड निकोबार के ऊपर भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो गोवा के ऊपर भी है, ठीक है। तो इस तरीके का सीन भी है। हाई कोर्ट मेनली हियर अपील्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हैंडल्स रिट पिटीशंस अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। तो मेनली देखो हाई कोर्ट के पास अपील्स जाती है, जो लोअर कोर्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ये कोई जजमेंट देते हैं और उनसे कोई सेटिस्फाई नहीं है तो ही अपील्स टू द हाई कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 226 गिव्स हाई कोर्ट्स द पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर अदर लीगल राइट्स, मेकिंग देयर अथॉरिटी ब्रॉडर इन सम केसेस देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो देखो मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट पिटीशंस जा सकते हैं, ठीक है। रिट पिटीशंस हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट भी एनफोर्सेबल है, ठीक है। उसके बाद में हाई कोर्ट कैन आल्सो हैंडल केसेस दैट लोअर कोर्ट्स कैन नॉट टेक ड्यू टू पेक्यूनरी एंड टेरिटरी लिमिट्स, ठीक है। तो कई ऐसे केसेस है जो लोअर कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। अगर मान लो कोई 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया तो वो तो सीधा हाई कोर्ट के पास ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस भी जा सकते हैं। पेक्यूनरी बोले तो पैसा, ठीक है, फाइनेंशियल लिमिट्स, ठीक है, फाइनेंशियल लिमिट्स अगर लोअर कोर्ट्स की नहीं है तो वो केस सीधा हाई कोर्ट के पास जाएगा। दे में exercise original jurisdiction in specific matters as provided by the law। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स भी बताता है जहां पे हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब ये केस सीधा हाई कोर्ट ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रोल ऑफ हाई कोर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे मैंने आपकी चैप्टर वाली नंबरिंग भी यूज करी है, दैट इज जुडिशरी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो यहां पे देखो इंडियन जुडिशरी इज बिल्ट ऑन द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। हमने हमारे जो जुडिशियल सेटअप है वो ब्रिटिश सिस्टम से डिराइव किया है। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, इट इज द एपेक्स कोर्ट फॉलोड बाय 25 हाई कोर्ट एंड सेवरल लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो हमारे जुडिशियल सेटअप में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में लॉट ऑफ हाई कोर्ट्स आर देयर और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स है, ठीक है। आर्टिकल 129 मेक्स सुप्रीम कोर्ट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी इंसान उस कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, मतलब या तो डिसीजन नहीं माना या फिर प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया जा सकता है बाय अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 129 है, ठीक है, गिविंग इट पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, व्हाइल आर्टिकल 141 एंश्योर्स दैट इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। तो जितने भी देश के कोर्ट्स है, चाहे से हाई कोर्ट हो या कोई भी लोअर कोर्ट हो, उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग है, ये आर्टिकल 141 के अंदर बोला हुआ है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 129, ठीक है। Judiciary interprets laws, protect the rights, settles the disputes and maintains the supremacy of the constitution। जो ये येलो फॉन्ट है उसके अंदर मेन जो काम है सुप्रीम कोर्ट के वो लिखे हुए हैं। तो दे इंटरप्रेट द लॉस, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, वेदर लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेक श्योर करते हैं, ठीक है। इन अ फेडरल सिस्टम इट ऑल्सो रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए या
फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, उनको भी सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन करता है ताकि एक फेडरल बैलेंस बना रहे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है दैट इज डॉक्ट्रीन्स यूज्ड बाय जुडिशरी। तो 3 डॉक्ट्रीन्स है यहाँ पे जो जुडिशरी यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रू पर्पस ऑफ अ लॉ बाय एग्जामिनिंग एट इट एज अ होल। तो जैसे मान लो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर होगा ना, कि मान लो बीएनएस का सेक्शन 300, 301, 302 इनके ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट पूरे लॉ को एक साथ इंटरप्रेट करती है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कहते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो ट्रू मीनिंग है वो इंटरप्रेट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये आता है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी लॉ इंडिया के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। यहां पे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर्स फ्रॉम इनडायरेक्टली मेकिंग लॉज दे कैन नॉट मेक डायरेक्टली। कई बार क्या होता है, सरकार है ना कोई स्कीम डालने की कोशिश कर रही है, स्कीम डालने की मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस निकलवा दिया या फिर कोई और तरीके से एग्जीक्यूटिव से कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, जो काम सरकार खुद नहीं कर पा रही सुप्रीम कोर्ट के डर से। तो अगर ये काम सरकार कर रही है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के हिसाब से ऐसे लॉज को भी जीरो कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है, ठीक है। दीज डॉक्ट्रिन्स हेल्प्स कोर्ट्स टू डिसाइड वेदर अ लॉ फिट्स विद इन पावर्स और टू द लेजिस्लेचर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है दैट इज नॉट फिटिंग विथ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट कैन बेसिकली कॉल देम नल एंड वॉइड और उनको हटा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डॉक्ट्रिन्स। अब कुछ केस लॉज है जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। पहला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस FN बलसारा, ठीक है। अब देखो केस लॉज के अंदर आपको फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जजमेंट पता होना चाहिए और जजमेंट के अलावा उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने जो भी रीजनिंग दिया वो और कोर्ट का जजमेंट बस, ठीक है। और केस का नाम, इससे ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार पूरा रटना पड़ेगा, फैक्ट ऑफ द केस तो कोई काम ही नहीं आते। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आपने कब से सुन रखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया है। आपने कभी उसके फैक्ट सुने हैं? आंसर विल बी नो, शायद ही सुने होंगे, ठीक है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें किससे मतलब है कि भाई कोर्ट का जजमेंट था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ केस का नाम, उसका जजमेंट और उसके पीछे की रीजनिंग, बस इतना ही रटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रटना, ठीक है। तो यहां पे देखो A law limiting liquor possession was challenged as violating the union list, ठीक है। एक लॉ बना दिया था महाराष्ट्र की सरकार ने लिकर पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए और ये बोला गया, जो भी अपीलेंट था उसने कोर्ट में जाके ये बोला कि देखो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, मतलब जिसने भी ये केस फाइल किया था उसको मना कर दिया और बोला कि रियल पर्पस वाज रेगुलेटिंग लिकर कंजम्पशन विच इज अ स्टेट सब्जेक्ट शोइंग द यूज ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को यूज करके बोला कि जो रेगुलेशन ऑफ लिकर कंजम्पशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज हुआ था। फिर इन बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर रिजर्वेशन ऑफ 51% वाज चैलेंज, ठीक है। कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड हेल्ड दैट व्हाइल मोस्ट ऑफ द रिजर्वेशन वाज वैलिड द एक्स्ट्रा 2% वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कलरेबल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू बाईपास द लिमिट्स, ठीक है। तो यहां पे वही है कि जो रिजर्वेशन है वो जनरली 50% से कम ही रहना चाहिए और 2% का जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है वो कोर्ट ने हटा दिया था और 49% जो बचा हुआ था उसको वैलिड कर दिया था, ठीक है। सो दीज आर द टू केस लॉज और मैंने आपको बता भी दिया केस लॉज पढ़ने कैसे है, ठीक है। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ओजी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और द इंडियन जुडिशियल सेटअप, दैट इज द केशवानंद भारती केस और द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी काम किया है हमारे देश के लिए उनमें सबसे बड़ा काम यह है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक मेंटेन रखा है, ठीक है, द ट्रू आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस 1973, द कोर्ट रूल्ड दैट ऑल्दो पार्लियामेंट हैज वाइड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट के पास पावर्स तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, कोर प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारी चीजें पार्लियामेंट कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। एक गोलकनाथ केस हुआ था
केशवानंद भारती से पहले, इसके अंदर क्या हुआ था, कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट का स्टांस ये था कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, बाकी हर चीज को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज द स्टांस इन गोलकनाथ केस। उसके बाद में लेटर इन प्रेसिडेंट रूल्स केस 1994, ये एक लेटर केस हुआ 1994 के अंदर प्रेसिडेंट के रूल के ऊपर, ठीक है। द कोर्ट एक्सपेंडेड द डॉक्ट्रीन टू एग्जामिन नॉट ओनली लॉज बट ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी एनफोर्स कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है, तो पीआईएल एक्सपेंडेड द रोल ऑफ जुडिशरी बाय अलाउइंग एनी सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स दैट अफेक्ट द जनरल पब्लिक। पहले क्या होता था, पीआईएल आने से पहले क्या होता था, जैसे मान लो मेरे खिलाफ कोई गड़बड़ हुई है या मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है, आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन किसी और का राइट वायलेट हो रहा है, बीइंग एन एडवोकेट आई कैन गो, ठीक है। लेकिन पहले ये अलाउड नहीं था। पीआईएल के अंदर ऐसा है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में भी पिटिशंस फाइल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पीआईएल हैज बीन यूज्ड टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज, करप्शन केसेस, विमेन्स राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड मेनी अदर पब्लिक कंसर्न्स, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा काम किया है, करप्शन के केसेस पे काम किया है, विमेन राइट्स के लिए, चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर पीआईएल हैज बीन वेरी इफेक्टिव इन ऑर्डर टू इंश्योर अ गुड गवर्नेंस एंड जस्टिस एंड इक्विटी इन आवर कंट्री, ठीक है। थ्रू पीआईएल द कोर्ट हैज इशूड important directions to the government to improve public welfare and uphold the constitutional rights as well, ठीक है। Now moving forward with the next thing, appellate jurisdiction और advisory jurisdiction को हम वापस डिस्कस करेंगे। तो देखो इनके अंदर आर्टिकल जनरली आपको याद रखना है, ठीक है। appellate jurisdiction के अंदर देखो आर्टिकल 132 के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करती है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो ऑन अपील, ठीक है। उसके बाद में सिविल अपील के लिए आर्टिकल 133 है, अगेन हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और क्रिमिनल अपील्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है, जैसे डेथ सेंटेंस वगैरह है, तो यहाँ पे बिना किसी सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट के भी आप केस लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल याद रख लेना, 132 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, 133 फॉर सिविल मैटर्स, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, और 134 क्रिमिनल अपील्स, अगर मेजर क्रिमिनल लॉ के डिसीजन है, जैसे डेथ पेनल्टी या कोई मर्डर का केस हो गया जिसमें 20 साल की सजा मिली है, इन केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। तो आर्टिकल 143 गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइसेस, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए तो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर अ लीगल एडवाइस, ठीक है। एक दो केसेस इसके अंदर दिए हुए हैं। पहला तो है केरला एजुकेशन बिल केस, ठीक है। कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इट मे रिफ्यूज टू आंसर इफ द क्वेश्चन इज वेग और अननेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल दिया भाई आपके पास ये पावर्स है, लेकिन इस तरीके की चीजें भी नहीं लेके आनी है कि भाई कुछ भी पूछ रहे हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल कोर्ट्स बिल केस, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एडवाइजरी ओपिनियंस आर बाइंडिंग एंड मस्ट बी गिवन व्हेन द क्वेश्चंस आर क्लियर एंड सिग्निफिकेंट इन नेचर। तो पहले क्या होता था, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए प्रेसिडेंट रेफर तो कर देते थे, पर वो बात सरकार मानती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई अगर हमारे पास आ गए तो डिसीजन बन गया है, ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। तो देखो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर प्रॉपर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ठीक है। इंपार्शियलिटी रेफर्स टू अ जज बीइंग फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे ऊपर कोई केस लग रहा है और मेरे पिताजी जज बैठे हैं, तो भाई बायसनेस तो आएगी ना, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए जुडिशरी के अंदर। और उसके बाद में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, पर्टिकुलरली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंडिया फॉलोज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म चलता है, बट जुडिशरी के केस में हमारे पास एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली सपोर्टेड दिस स्ट्रक्चर बिकॉज इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म जस्टिस एंड कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस, ठीक है। तो वैसे तो देखो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिमार्केशन है, एक डिफरेंस है, ठीक है। बट डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि जुडिशरी एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ही रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो लॉ और जस्टिस डिलीवरी है वो एकदम यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द होल कंट्री, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर एक्सप्लेनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द जुडिशियल इंडिपेंडेंस थ्रू सेवरल मेजर्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेफगार्ड्स दिए हुए हैं जजेस को जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है, एक ओथ ली जाती है जजेस को जब भी अपॉइंट करते हैं तो ये ओथ लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी है, मतलब 65 की एज में तो सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होता है, 62 की एज में हाई कोर्ट जज रिटायर होता है, उससे पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। इंपीचमेंट का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है कि वो पूरा ही नहीं हो पाता कभी भी, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है ताकि इनका पैसा ना रुके और ये अपना काम ढंग से कर पाए। जजेस कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर्स, ठीक है, सिर्फ इंपीचमेंट प्रोसीजर्स के दौरान डिस्कस हो सकता है, बाकी कहीं पे भी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जज जो कर रहे हैं वो डिस्कस नहीं हो सकता। कोर्ट ऑल्सो हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। अगर कोई भी इंसान कोर्ट के अंदर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है या कोर्ट की बात नहीं मान रहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा के उनको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू सेफगार्ड्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to keep the judiciary independent and impartial. The government has also proposed reforms such as Judges Standards and Accountability Act to improve transparency and responsibility in the judiciary, but ये हो पाना लगभग next to impossible है, ठीक है। I guess we are done and dusted with part 1, ठीक है। जो यूनिट 4 है उसका एक ही चैप्टर है, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, टोटल 3 पार्ट के अंदर ये डील करेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा और लेंथी होगा, थर्ड पार्ट है वो तो छोटा ही होगा, 15-20 मिनट का होगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट lecture.